वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप। आज के इस टॉपिक में 2 लेसन हम लोग कंप्लीट करेंगे, आपके SCERT और NCERT में कवर किए हुए। एक इसमें हम लोग देखेंगे जो प्राचीन जो इतिहास से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें जो प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जो नवपाषाणिक काल में जो परिवर्तन हुए थे उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरंभिक जीवन, जिसमें आरंभिक नगरीकरण, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। न्यू व्यूअर है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। प्राचीन काल में सर्वप्रथम खेती की शुरुआत, प्राचीन काल में सर्वप्रथम खेती की शुरुआत किस देश की पहाड़ी की तलहटी में हुई थी? प्राचीन काल में कृषि की शुरुआत ईरान इराक की तलहटी के पहाड़ियों में, चीन जापान अमेरिका कनाडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा जरा देखिए यहाँ पे कि प्राचीन काल में पहाड़ी तलहटियों में, जैसे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने नर्मदा घाटी की चर्चा किया था। अगर इस तरीके के और आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैंने बिहार 8th फेज इतिहास का एक प्लेलिस्ट इसी चैनल में बना रखा है। आप उस प्लेलिस्ट में और सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, जरूर आप उसे वॉच कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ईरान इराक। क्या होगा? ईरान इराक। ईरान इराक के पहाड़ी की तलहटियों में, ईरान इराक की पहाड़ी की तलहटियों में सबसे पहले खेती का प्रमाण मिला है। तो क्या यह भारत से भी पहले, क्या भारतीय उपमहाद्वीप, भारत कहना ठीक नहीं होगा, भारतीय जो उपमहाद्वीप वर्तमान में जो है, क्या ये भारतीय उपमहाद्वीप से भी पहले यहाँ पे कृषि का प्रमाण मिला है? तो बिल्कुल ईरान इराक के तलहटी में भारत से पहले भी वहाँ पे कृषि का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में खेती की शुरुआत, विश्व में खेती की शुरुआत, देखिए ये भारत से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विश्व में खेती की शुरुआत आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले खेती की शुरुआत कहाँ पे प्रमाणित हुआ? तो ये प्रमाणित हुआ कहाँ पे? ईरान और इराक में, ईरान और इराक में, ठीक है, ईरान और इराक में। आप जानते भी होंगे कि इराक में एक सभ्यता विकसित हुआ था, उस सभ्यता का नाम क्या था? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी एक विकसित सभ्यता था और ये दजला फरात नदी के तट पर इसका विकास हुआ था। किस नदी के तट पे? दजला फरात। तो ये जो आप देख रहे हैं ईरान और इराक का इलाका, ईरान और इराक के इलाके में सबसे पहले खेती विश्व में शुरू हुआ था 8000 साल से 10,000 साल पहले, 6000 साल से 12,000 साल पहले, 3000 साल से 6500 साल पहले, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 8000 साल से 10,000 साल पहले का यह प्रमाण आपको प्राप्त होता है एविडेंस के तौर पे। तो भारत में जो सबसे पहले जो खेती का प्रमाण मिला था, अगर उपमहाद्वीप की बात करें तो मेहरगढ़ में मिला था। कहाँ पे मिला था? मेहरगढ़ में कपास की खेती का प्रमाण मिला था। कपास की खेती का प्रमाण, ऐसे मुख्यतः जो खेती हुआ था वो जौ और गेहूं का, लेकिन उस समय जौ को लोग जौ नहीं कहते थे, जौ को यौ कहते थे। क्या कहते थे? जौ को यौ कहते थे, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखेंगे कि विश्व की खेती की शुरुआत 8000 से 10,000 साल पहले हुआ। अच्छा, यहाँ जो आप भारत वाले इलाका देखिएगा, यहाँ पे 6500 साल पहले से यहाँ पे खेती की प्रमाण एविडेंस मिले हैं। यानी भारत में कृषि की शुरुआत होने से लगभग 3000 साल पहले विश्व में खेती की शुरुआत हो चुके थे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम खेती का प्रमाण कहाँ मिला है? भारत में सर्वप्रथम खेती का प्रमाण कहाँ मिला है? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पश्चिमोत्तर भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या खेती से पहले मानव का जीवन किस पर आधारित था? तो मानव का जीवन पूर्णतः जो था वह वनस्पति पर आधारित था, पेड़ पौधों पर आधारित था। ये जो भी प्रकृति से मिलते थे उसे ये संग्रह करते थे, गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे और संग्रह करके उसे खाते थे। प्रोडक्शन नाम का कोई चीज़ इनके पास नहीं था। प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया शुरू हुई अभी हम लोगों ने किया आज से 12,000 साल पहले विश्व में। तो भारत में जो ये प्रमाण जो मिला खेती का, तो इसका प्रमाण आपको किस एरिया में देखने को मिलता है? तो भारत में उस समय जो ये प्रमाण, क्या उत्तर भारत में? तो जब हम लोग उत्तर भारत की बात करेंगे तो उत्तर भारत में हमारा जो भारत आएगा वह हिमालय के तटीय जो राज्य हैं, हिमालय के जो तटीय राज्य हैं, तो क्या यहाँ पे इस तटीय राज्य में खेती का प्रमाण मिला था? अगर पश्चिम भारत की बात करते हैं तो ये जो आपका कोस्टल लाइन है, ये जो आपका समुद्री लाइन है, ये आपका क्या हो गया? पश्चिमी भारत हो गया। तो ये क्या इस एरिया में हुआ था? पश्चिमोत्तर भारत जो कह रहा है, पश्चिमोत्तर भारत, तो ये एरिया पश्चिमोत्तर भारत का हुआ। तो ये पश्चिमोत्तर, तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो खेती का जो प्रमाण मिला, देखिए ये यहाँ जो इलाका जो देख रहे हैं ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपके पंजाब वाले भी इलाका उसी में शामिल है।
तो भारत के पश्चिमोत्तर जो इलाके हैं, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में खेती का प्रमाण मिला था। किसका प्रमाण मिला था? एग्रीकल्चर का प्रमाण मिला था। कहां पे? भारत के पश्चिमोत्तर इलाकों में, ठीक है, साउथ नॉर्थ वेस्टर्न में। कहां पे? नॉर्थ वेस्टर्न में, ठीक है। और जो भी सिंधु घाटी सभ्यता का भी जब आप विकास देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी विकास कहां था? पश्चिमोत्तर भारत में ही था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पश्चिमोत्तर भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता और वहां खेती के प्रमाण मिले हैं। चलिए 4 नंबर, आरंभिक जीवन में कृषि के योगदान निम्न में से कौन से कार्य को संपादित किया था? आरंभिक जीवन में कृषि का योगदान, बिल्कुल 100% पॉपुलेशन जो था वह कृषि किस पे डिपेंड था? कृषि पे डिपेंड था। किस पे डिपेंड था? कृषि पे डिपेंड था। आज की बात करें, अगर 21st सेंचुरी की अगर बात करें, 21वीं शताब्दी का, तो जब हमारा इकोनॉमी चेंज हुआ तब इसे 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। लेकिन उस समय प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं था। तो ये जो प्राइमरी, वर्तमान में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, तो ये अलग अलग सेक्टर काम कर रहे हैं। तो आज 49 to 51%, 49 से लेकर 51% तक भारतीय जो जनमानस है, भारतीय जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। और लगभग 50% लोग सेकेंडरी और टर्शियरी पे हैं। लेकिन उस समय जो पूरा जो योगदान था वो कृषि का योगदान था। तो इस कृषि के योगदान ने निम्न में से कौन से कार्य को संपादित किया था? मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ हुआ, नए समाज का गठन, अस्थायी जीवन का स्वरूप, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन पे जरा विचार कीजिए। तो क्या मिट्टी के बर्तन कृषि कार्य के कारण ही शुरू हुए थे? क्या एक नए समाज का गठन जो हुआ था वो कृषि कार्य के कारण ही हुआ था? अस्थायी जीवन का भी स्वरूप जो आया, तो ऐसे तो अस्थायी जीवन का स्वरूप हम लोग देख रहे थे कि पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण से शुरू हो चुका था। लेकिन ये जो संपूर्णतः जो अस्थायी जीवन था, अस्थायी जीवन का स्वरूप, ये कृषि ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। क्योंकि अब लोग यायावर की जीवन जीना बंद कर दिए थे। कौन सा जीवन? यायावर की जीवन। जो ये लोग एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रैवलिंग करते रहते थे, उस कार्य को इन लोगों ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। कृषि के कार्य ने सबसे पहले इनके अस्थायी जीवन के स्वरूप को लाया था। दूसरा कार्य क्या हुआ कि मिट्टी के बर्तन बनना आरंभ हुआ। क्यों? क्योंकि अनाज को रखने के लिए, जिसे आज मृदभांड जिसे बोलते हैं, ये सारे कृषि कार्य का ही देन थे। एक नए समाज का गठन हुआ, बिल्कुल। अब एक अस्थायित्व मिलने के कारण एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आया और कृषि ने परिवार जैसे शब्द की उत्पत्ति में भी अहम भूमिका निभाया था। तो इसके सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए इस बार जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हम लोग डिस्कशन वाले पार्ट को भी देख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो आपके क्वेश्चन में नहीं आते हैं लेकिन उसे डिस्कशन में लाया जाता है। तो आप जब भी वॉच करें तो फुल वॉच करके ही इसे आप स्किप करें, बीच में बिल्कुल स्किप ना करें। इससे बाद में क्या होता है कि एग्जामिनेशन में जो कुछ बातें छूट जाते हैं और फिर बाद में एक स्ट्रेस आता है कि जो क्वेश्चन मैच और नहीं मैच करने वाली जो बात आती है, तो ये कहाँ से आती है? अगर आप लास्ट तक वीडियो और पूरे डिस्कशन वाले सेक्शन को अगर देखें तो इस जितना करवाया जा रहा है यह काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, किस काल में मानव शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालन और खाद्य उत्पादक बन गया? देखिए शब्द को जरा समझिएगा, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा उलझे और सुलझे दोनों प्रश्न रहते हैं। कुछ प्रश्न 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो सुलझे होते हैं, देखेंगे और आंसर उसका आप टिक कर देंगे। 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो उलझे दिए जाते हैं बीपीएससी के द्वारा। अब उस उलझे क्वेश्चन को कैसे सुलझाना है और बहुत छोटे छोटे टर्म में वो उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है छिपा रहता है। तो इस कारण से बिल्कुल इसे मिसिंग ना करें। शिकारी संग्रहकर्ता का मतलब ये लोग जैसे क्या लाने लगे थे, जैसे मांस, मछली, ये सब क्या करते थे? ये लोग शिकार से लाते थे और उसको संग्रह करते थे। किस लिए? क्योंकि इसे डिपॉजिट करके वो क्या करते थे? बाद में आवश्यकता के अनुसार खाते थे। तो देखिएगा, कृषि के आविष्कार ने इस शिकारी संग्रहकर्ता की संख्या में कमी आ गया। क्यों कमी आया? क्योंकि इनको अलग अलग तरीके के अनाज मिलने लगे और इस अनाज का उन लोगों ने पैदावार किया और इसका उपभोग करना शुरू कर दिया। तो इस कारण से इन्होंने पशुपालन को, कैटलिंग को और खाद्य उत्पादन को क्या मिला? एक अलग आयाम मिला, एक अलग डायमेंशन मिला। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में, ऋग्वैदिक काल में या नवपाषाण काल में, उपयुक्त में से एक से अधिक में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में।
ये सारी जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि मानो शिकारी संग्रहकर्ता से उत्पादक बन गया था, पूर्णतः ये नवपाषाण काल का ही देन था। किस काल का? नवपाषाण काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा चलिए देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिरांद। आप जब प्राचीन इतिहास जब पढ़ेंगे, भारत के पुरातात्विक साक्ष्य चिरांद में मिले हैं। चिरांद सारण जिला में है। चिरांद कहाँ है? सारण जिला में है। चिरांद के सारण जिला में कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुए थे? इस क्वेश्चन को देखिए जरा। गेहूं, चना, यौ। यौ मीन्स जौ, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चिरांद जो सारण में है, जिसे अब हम लोग छपरा के नाम से जानते हैं, यह आपके रिलेटेड जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। चिरांद बिहार में जो प्राप्त वस्तुएं हैं ये उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए 7 नंबर जरा देखिए। भारतीय महाद्वीप में गेहूं और जौ, अभी हम लोग ने गेहूं, जौ और चना 3 चीजों पर किया था। गेहूं, जौ और चना कहां से? चिरांद से। अब यहां देखिए तो जरा कि और साथ में कह रहा है कि पशुपालन, पशुपालन इसका प्रमाण कहां से, किस जगह से प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा। कहाँ है कोल्डिहवा? उत्तर प्रदेश में। चिरांद कहाँ हो गया? बिहार में, बिहार में। मेहरगढ़ कहाँ हो गया? पाकिस्तान में। अब ये जरा देखिए तो चिरांद जिसे आप देख रहे हैं, नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिफाई किया जाने वाला ये स्थल था चिरांद। ठीक है, ये जो आप चिरांद जो देख रहे हैं, यहां से तो गेहूं, जौ और चना का तो प्रमाण मिला ही है, तो बी तो सही होगा। कोल्डिहवा से भी ये सारे एविडेंस मिले हैं और मेहरगढ़ से भी ये एविडेंस मिले हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आदमी ने किस जानवर को पालतू बनाया था? सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया था? कुत्ता, बंदर, गाय। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले मानव के द्वारा ये कैसे बनाया गया होगा पालतू? जरा समझिएगा कि जब मानव की अस्थाई जीवन आया, जब वो अस्थाई जीवन के बाद जब वो मैदानी इलाकों में जाते थे तो वहाँ पे उन्हें मिलता था जंगली जानवर, और उस जंगली जानवर को वे लोग पकड़ कर लाते थे, और पकड़ कर लाने के बाद उसका अलग अलग तरीके से उपयोग करते थे। जैसे अगर उन्होंने कुत्ते को लाया, उन्होंने कुत्तों को पकड़ कर लाया, फिर बाद में उसे अपने साथ रहने वाली स्थिति में ढाला, उसके बाद धीरे धीरे उसके समूह में भी एक परिवर्तन हुआ। ठीक उसी तरीके से जो गाय या जो भी अन्य जानवर हुए उसको पकड़ कर लाएं और उसके जो परिवेश, एक माहौल जो होता था उसको अपने साथ बनाया। बाद में उसकी जो प्रजनन प्रक्रिया आई, और इस प्रजनन प्रक्रिया के देन के कारण जो जंगली जानवर भी थे वो धीरे धीरे उसके स्वरूप, धीरे धीरे जंगली जानवर भी मनुष्य के काफी करीब होते गए, और वे बाद में क्या बन गए? मनुष्यों के सहयोगी के रूप में कार्य करने लगे। कुत्ता हो, गाय हो, बैल हो या बंदर हो, ये सभी लोग क्या थे? जंगली जानवर थे, और मानव की क्रियाकलापों को बाद में इन लोगों ने काफी करीब से सहयोग पहुंचाया। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा कि किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को। किसे बनाया गया? कुत्ता को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। किस जानवर? देखिए 9 नंबर। इनमें से किस स्थान पर चावल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? इनमें से किस स्थान पर चावल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? चावल का प्रमाण मिला है कोल्डिहवा, चिरांद, मेहरगढ़। उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर होगा कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से। 10 नंबर, 11 नंबर। और इस वीडियो के साथ ही आपके 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं प्राचीन भारत के, और सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग अभी इन कर चुके हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हम लोग स्टडी कर लेंगे 1947 तक। इतिहास के पार्ट में हम लोग जो अभी कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। बाद में आपके साइंस और पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर भी बहुत जल्द आपको अभी से ही, बिफोर से ही सारी तैयारी करवाया जा रहा है, ताकि बहुत कम डेट है, क्योंकि इस महीने के लास्ट तक आपकी वैकेंसी आ जाएंगे और नवंबर लास्ट तक आपका एग्जामिनेशन बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। इसलिए 6 to 8 वाले लोग भी और सेकेंडरी वाले और सीनियर सेकेंडरी वाले अभी से ही सजग हो जाएं और अभी से ही जागृत हो जाएं, क्योंकि इसके अलावे बहुत कम समय में बहुत लंबा सिलेबस है। फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंडर कर रहा हूं कि जिन लोगों ने बीएड कर रखा है उनके लिए सिलेबस बहुत लार्ज होने जा रहा है, क्योंकि 6 to 8 में आपका सिलेबस होगा, सेकेंडरी का आपका सिलेबस होगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो सीनियर सेकेंडरी का आपका सिलेबस होगा। तो इतने सारे एग्जामिनेशन का आपका एग्जाम एक ही महीने में आपको कंडक्ट करवा लिए जाएंगे अलग अलग डेट में। तो इतना सारा वास्ट सिलेबस को कंप्लीट करना है। जीएस के अलावे आपको मैथ्स, रीजनिंग और
मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज पेपर भी कंप्लीट करने होंगे। तो बिल्कुल अभी से बने रहें और शुरुआती दौर में ही आप प्रैक्टिस जनरल स्टडीज कंप्लीट करके बिल्कुल एकदम तैयार रहें। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। तो जो निम्न में से किससे प्राचीन स्थल पर शव दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस प्राचीन स्थल पर शव को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चिरांद, भीमबेटका, मेहरगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। शव को दफनाने की प्रक्रिया था, शव की दफनाने की प्रक्रिया चिरांद, भीमबेटका, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से जो साक्ष्य मिला है, जिसमें क्या है, एक शव के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। किसको दफनाया गया है? बकरी को। बकरी को भी मेहरगढ़ में दफनाया गया है। और कपास की खेती का जो प्रमाण मिला है वह कहां से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। आइए प्रथम नगरीकरण, अगर भारत में प्रथम नगरीकरण देखना है या भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण देखना है तो आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्या दूसरा नगरीकरण भी हुआ था क्या? जी हाँ, बिल्कुल दूसरा नगरीकरण भी हुआ था। जो आप बिहार का जो पटना का जो इलाका ये सब देख रहे हैं, ये सब द्वितीय नगरीकरण हुआ था प्राचीन भारत के इतिहास में। अभी की बात नहीं कर रहे, ये प्राचीन भारत में भी गंगा के जो किनारे वाले क्षेत्र थे, गंगा के, देखिए ये जो प्रथम नगरीकरण जब आप स्टडी करेंगे तो प्रथम नगरीकरण में आपको जो भूभाग मिलेगा, यह भूभाग आपको कहाँ का मिलेगा? यह भूभाग आपको मिलेगा पश्चिम और ये वाला भाग। ठीक है, ये भूभाग आपका क्या मिलेगा? प्रथम नगरीकरण में। दूसरी नगरीकरण जब योजना चला था, दूसरी नगरीकरण में क्या हुआ था कि धीरे धीरे ये जो आप इलाका देख रहे हैं मध्य भारत वाला, ये मध्य भारत के इलाका में जो गंगा नदी के किनारे से जो इलाका जो थे उसमें दूसरे नगरीकरण की प्रभाव आए थे और दूसरी नगरीकरण गंगा नदी के तटीय इलाकों में हुआ था। प्रथम नगरीकरण के बाद बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता हो गया था। प्रथम नगरीकरण के बाद बिल्कुल फिर से ग्रामीण सभ्यता हो गया। क्यों? क्योंकि वैदिक काल जब आया तो वैदिक काल में बिल्कुल क्या हो गया था? ग्रामीण कल्चर। बाद में उत्तर वैदिक काल जब आया तो उत्तर वैदिक काल में पूर्णतः ग्रामीण कल्चर हो गया। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा, वैदिक काल तो मिक्स टाइप का रहा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूर्णतः ग्रामीण कल्चर, नगरों का पतन हो गया था। ठीक है, डिक्लाइनेशन हो गया था नगर का। बाद में जब महाजनपद वाला जो आप एरा देखते हैं, महाजनपद वाले एरा में दूसरी नगरीकरण का प्रभाव फिर से शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन जरा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा धातु युग से संबंधित स्थल का विकास हुआ है? कोटदीजी और अमीरी सिंध में, सरायखेला जलीलपुर उत्तरी पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन को एक बार फिर से जरा आप देखेंगे। क्वेश्चन को जब आप एक बार फिर से देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो कह रहा है कि इनमें से किस धातु से संबंधित स्थल का विकास हुआ है। देखिए धातु युग का जो प्रमाण आया है, इसका मुख्य जो विस्तार देखा गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखा गया है। कब से? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता और उसके जो समकालीन सभ्यता थे, जैसे जौरबे संस्कृति, आहार संस्कृति, इनाम गांव संस्कृति, ये सभी जो संस्कृति थे ये सभी क्या थे? ब्रॉन्ज कालीन सभ्यता थे, कांस्य युगीन सभ्यता थे। कैसी सभ्यता थे? कांस्य युगीन सभ्यता थे। ठीक इसी तरह इस सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, यहां जो अब धातु युग का जो देख रहे हैं, इसमें धातु युग में जो आयरन वाला जो सभ्यता आएगा तो इस सभ्यता का शुरुआत होगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब होगा? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, महाजनपद के काल से आयरन युग। ठीक है, उत्तर, जैसे अगर आप प्रामाणिकता के तौर पे देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल से ये आयरन युग शुरू हुआ और महाजनपद काल में इसका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में हो चुका था, और खास करके मगध रेंज में इनमें से कौन से धातु युग से संबंधित स्थल का विकास हुआ? कोटदीजी, अमीरी, ये सिंध प्रांत में। कौन कौन जगह है? कोटदीजी और अमीरी, सरायखेला जलीलपुर उत्तरी पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। कोटदीजी, अमीरी सिंध प्रांत में, सरायखेला जलीलपुर उत्तरी पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में। 13 नंबर जरा देखिए कि मानवीय संस्कृति का वाहक इनमें से कौन होता है? मानव की जो संस्कृति होती है, संस्कृति
क्षेत्र विशेष पर भी कार्य करता है। संस्कृति जो डिपेंड करता है या किससे किससे रिलेटेड संस्कृति होता है, ये क्षेत्र विशेष होता है। ठीक है, क्षेत्र विशेष होता है ये संस्कृति। तो ये जो संस्कृति का वाहक होता है ये कौन होता है? समाज होता है, विद्यालय होता है, संविधान होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। मानवीय संस्कृति का वाहक के रूप में हमारा समाज होता है, हमारा सोसाइटी होता है। समाज होता है ये मानवीय संस्कृति का वाहक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे 14 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया होगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ, मोहनजोदड़ो की कब हुआ। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ, मोहनजोदड़ो का 1922 में, हड़प्पा का 1921 में, मोहनजोदड़ो का 1922 में। अब देखिए तो इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता नहीं कहा गया, मोहनजोदड़ो की सभ्यता नहीं कहा गया, कालीबंगा की सभ्यता नहीं कहा गया, रंगपुर की भी सभ्यता नहीं हुआ, चनहुद्रो की भी सभ्यता नहीं हुआ। तो इसे हम लोग कह दिए हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। इसे एक और नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। इसे इसलिए कहा गया कि जो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा ही था। ठीक है, इसे जो खोजने का सबसे पहले जो काम हुआ था वह कनिंघम के द्वारा किया गया था। कनिंघम ने जब ट्रेन की पटरी को लगाने के क्रम में उस जगह को चिन्हित किए, लेकिन वो पूर्णतः आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उस चीज तक नहीं पहुंच पाए थे। बाद में 1921 में इस हड़प्पा की खोज हुआ और ये रावी नदी के तट पे, कौन सी नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो जो हुआ ये सिंध नदी के तट पे। नेक्स्ट जरा कीजिएगा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कितने स्थल ज्ञात अवस्था से प्राप्त है? हड़प्पा सभ्यता से कितने स्थल ज्ञात अवस्था से प्राप्त है? 2700, 2800, 2900, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 2700 स्थल ज्ञात अवस्था में प्राप्त है। कितने स्थल प्राप्त है? 2700 स्थल ज्ञात अवस्था में प्राप्त है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कितने स्थल ज्ञात अवस्था में प्राप्त है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल है तो टोटल कितने? 2800 स्थल ज्ञात अवस्था में प्राप्त। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मिट्टी के बने बर्तन किस रंग से चित्रित होते थे? लाल, काले, नीले, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा काले रंग से, काले रंग से। देखिए वो जो बर्तन बने होते थे वो पकने के बाद लाल कलर में हो जाते थे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन होते थे, पकने के बाद कैसा कलर में आता था? लाल कलर में। यानी पूरी जो मिट्टी के बर्तन का जो रंग होता था वो कैसा होता था? लाल। और उस बने हुए मिट्टी के रंग, बर्तन के रंग को जो चित्रित किया जाता था रंग से, वो ब्लैक रंग से, काले रंग से। किस रंग से? काले रंग से। नेक्स्ट जरा देखिएगा, जरा क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन नगर इनमें से संबंधित नदी का मिलान गलत है। हड़प्पा कालीन नदी से संबंधित इसमें से कौन सी नदी नहीं है? इस मिलान को जरा देखिएगा। हड़प्पा सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो रावी नदी, कालीबंगा भोगवा नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या यह मिलान सही है? अभी तो बात किया था हड़प्पा रावी नदी, तो यहां ऑप्शन में क्या है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो रावी नहीं, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, तो यहां ऑप्शन क्या है? रावी नदी। कालीबंगा भोगवा नदी नहीं, बल्कि ये घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। तीनों का तीनों ऑप्शन गलत है, इस कारण से इसमें इसका जो गलत है तो ये इन उपयुक्त में से एक, इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी मैचिंग जो है इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे 18 नंबर। हड़प्पा नगर रंगपुर, रंगपुर का खोजकर्ता कौन है? रंगपुर, छोटा सा साइज था रंगपुर, छोटा सा स्थल था रंगपुर। इसके खोजकर्ता इनमें से कौन है? रंगनाथ राव, आर बिष्ट, गोपाल मजुमदार, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमेशा रंगपुर के लिए याद रखिएगा, हमेशा रंगपुर के लिए याद रखिएगा कि र से र और र से रंगनाथ। तो रंगनाथ राव ने रंगपुर को खोजा था। रंगनाथ राव ने र इक्वल र, र इक्वल र, रंगपुर बराबर रंगनाथ राव। कुछ महत्वपूर्ण जैसे हड़प्पा वाले दयाराम साहनी 19 नंबर। सभ्यता के नगर विशेषता के विषय में सही कथन का चयन करें।
जो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से है, हड़प्पा सभ्यता की नगर विशेषता के विषय में सही कथन का चयन करें। एक प्रश्न यहाँ पे लाजमी है कि जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, डेट से ज़्यादा हम लोग स्टेटमेंट बेस पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एक बात आप मान के चलिए कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, ये आपके जो प्रीलिम्स जो है ना, ये आपके सिविल सर्विस, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो सिविल सर्विस का होता है, उससे ज़रा सा भी कम नहीं है। बीपीएससी टीचर बहाली का जब आप पीटी देखेंगे तो आप एक बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि एक ही एग्ज़ाम में मेंस भी ले लिया गया। मेंस के लिए कोई अलग से एग्जामिनेशन डेट नहीं और कोई अलग से उसका स्टेज नहीं था, लेकिन पीटी का क्वेश्चन इतना टफ था कि जैसे आप उसी के स्टेटमेंट, जब आप पिछले वाले प्राइमरी वाले क्वेश्चन को देखिए तो जैसे लगेगा कि आपको लगेगा कि जितना उसमें फैक्ट, जितना क्वेश्चन उसमें दिया गया थे तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित, लेकिन वहाँ से ही ऐसा लगता है कि आयोग ने मेंस वाले दिमाग को भी पकड़ने की कोशिश किया, क्योंकि क्वेश्चन जो बना है, तो जिन लोगों ने जो एक तैयारी कर रखा था एनसीईआरटी और एससीईआरटी का, उन्हीं लोगों से ज़्यादातर क्वेश्चन आसानी पूर्वक बन पाए। और आने वाले समय में यह भी गांठ बांध के चलिए कि 1 से 2 बार जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, कोशिश कीजिए कि इस बार आपकी टीचर जो आने वाली फेज़ है, फर्स्ट फेज़ में जो लोग सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट तो होंगे ही, सेकेंड फेज़ जो लोग बच जाएंगे, और आप चैनल पे जुड़े हुए तो एक विशेष आपको मैं सलाह दे रहा हूँ कि सेकेंड फेज़ आते आते आप एकदम हर हाल में निकाल लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि तीसरी फेज़ से निगेटिव मार्किंग लगा दे, क्योंकि बीपीएससी सिविल सर्विस में भी पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था, अब बीपीएससी सिविल सर्विस में भी 1/3 निगेटिव मार्किंग हो गया है। कितना? 1/3 सिविल सर्विस की ये बात कर रहा हूँ, टीचर वाली बात नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि इस बार आप इतने जोर से तैयारी कीजिए कि आपका इस सेकेंड फेज वाला जो बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी जो आ रहा है, ये आपकी रुके नहीं, क्योंकि अगर जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और निगेटिव मार्किंग अगर डाला जाएगा तो एग्जाम और टफ होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था, सही कथन का चयन करना है। हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था। एक भाग नगर का पश्चिमी सीमा कहलाता था, पश्चिमी हिस्सा था, और दूसरा हिस्सा नगर का पूर्वी हिस्सा था। देखिए 2 भागों में हड़प्पा विभाजित थे, पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से में। पश्चिमी हिस्सा छोटा था परंतु ऊंची जगहों पर बसा हुआ था। नगर की पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले हिस्से में बसा हुआ था। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या इसका सही आंसर होगा? 2 भागों में विभाजित थे, सही है। पश्चिमी भाग का हिस्सा छोटा था परंतु ऊंची जगहों पर बसा हुआ था। इसी भाग को दुर्ग कहा जाता था। क्या कहते थे? दुर्ग कहते थे। ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी हिस्सा हो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी हिस्सा था वही क्या था? दुर्ग था। और पूर्वी हिस्सा जो था ये आपका नगर था। निचला हिस्सा जो था ये क्या था? नगर था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक, इसका सही आंसर एक से अधिक, सभी इसके स्टेटमेंट सही है। 20 नंबर देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के वास्तुकला। देखिए वास्तुकला का एक अलग क्वेश्चन ही होता है, कोई भी ऐसा काल नहीं है जहां पे वास्तुकला से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के वास्तुकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नगर की चारदीवारी का निर्माण ईंटों से किया गया था। तो उस समय ईंट पके हुए ईंट का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में बाउंड्री के लिए किया जाने लगा था। ईंटों के निर्माण और दीवार बनाने के लिए उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था और हड़प्पा की इमारतें विशिष्ट नक्शे से बने होते थे। और उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, इसके सभी आंसर क्या है? सही है। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला जो चारदीवारी था, जो घेराबंदी किया हुआ था दुर्ग का, वह सभी ईंटों से बने होते थे और एक विशेष तकनीक का भी प्रयोग, जो उच्च क्वालिटी का तकनीक होता था, उसका प्रयोग किया गया था। जब हड़प्पा कालीन सभ्यता का जब एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक में जब आप पिक्चर भी देखेंगे तो जिस तरीके से सड़कों का आकार है, साइज है, सड़कों की चौड़ाई है, साथ ही जिस तरीके के मकान हाउस का जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको ये सोचने पे विवश कर देगा कि बिल्कुल ये नगरीय जो सभ्यता था ये पूर्णतः एक प्लान तरीके से ड्राफ्ट करके इसे बसाया गया था या ये बसा था। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप जैसे मेहर गढ़वाल ही देखिए कैसा आयताकार और चौकोर मकान का पिछले वाले वीडियो में हमने पिक्चर भी दिखाया था। बिल्कुल इसके जो बनावट थे, दरवाजे खुलने के बनावट, खिड़कियों के बनावट, मकानों के बनावट, और 2 मंजिले 3 मंजिले मकान भी उस समय बनते थे क्योंकि विशेष तकनीक का प्रयोग किया जाता था। इनमें से किस जगह महास्नानागार, ग्रेट बाथिंग के लिए जो आप हड़प्पा सभ्यता में कुआं का भी पिक्चर देखते होंगे,
ग्रेट बाथिंग रंगपुर चनहुद्रो मोहनजोदड़ो उपयुक्त में से एक से अधिक, सी इज राइट आंसर। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथिंग मिला है, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथिंग मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक समान विशेषता वाली संरचना, सिंधु घाटी सभ्यता में एक समान विशेषता वाली संरचना इनमें से किन स्थानों पर एक जैसा प्राप्त हुआ है? बताइए कि ऐसा कौन कौन सा जगह है जिसमें एकदम बिल्कुल एकदम सेम चीज मिला है, जो मोहनजोदड़ो में भी है, हड़प्पा में भी है, कालीबंगा में भी है और लोथल में भी है। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और यह जो दोनों साइट देख रहे हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यह है आधुनिक पाकिस्तान में। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर होंगे इनमें से सभी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल में बिल्कुल एक जैसे विशेषता वाली संरचना देखने को मिला है। यही 4 साइट पे, साइट तो बहुत सारे थे। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन नगर जहां से अग्नि कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अग्नि कुंड वेदिका के रूप में, ठीक है। तो जो ये अग्नि कुंड का जो साक्ष्य मिला, जो अग्नि कुंड का जो साक्ष्य मिला है, ठीक है, तो जो ये अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला, तो क्या ये अग्नि कुंड जो थे ये कहां से प्राप्त हुए? क्या यज्ञ का भी कोई प्रमाण मिला है? क्या मंदिरों का भी कोई प्रमाण मिला है क्या? तो हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। दूसरी बात, यहां पे हड़प्पा काल में जो उपासना जो किया जाता था मुख्यतः मातृदेवी का। किसका? मातृदेवी का, पृथ्वी का। और समाज भी जो था वो मातृ प्रधान था। कैसा समाज था? मातृ प्रधान। मातृ प्रधान समाज का मतलब क्या था कि यहाँ पे जो महिलाएं उस समय की थीं उन्हें एक स्वतंत्रता प्राप्त था, सामाजिक तौर पे भी, आर्थिक व्यवस्था में भी, और उस समय जो उनको व्यापार करने की भी अनुमति प्राप्त थे और वे स्वतंत्र तरीके से अपने कार्य क्रियाकलापों को वो करते थे। मातृ प्रधान समाज रहा था। तो यहाँ पूजा के तौर पे तो पृथ्वी का पूजा होता था, और किसका पूजा? पशुपति का पूजा होता था, सांड यानी जो बुल होते थे उसका पूजा होता था, और योनि का पूजा होता था, लिंग का, योनि का पूजा, यानी जो प्रजनन से संबंधित जो पाठ होते थे उसकी पूजा इस समय होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। और ये जो कल्पना जो आप देख रहे हैं वृक्ष में वट का, वृक्ष में वट का, वट यानी बरगद का, बरगद की पूजा, ये लोग पर्यावरण से भी संबंधित थे। पर्यावरण का ये लोग उपासना करते थे। किसकी उपासना? पर्यावरण की उपासना करते थे। ऐसे साक्ष्य के रूप में केवल पशुपति का ही प्रमाण मिला है, ठीक है, जो मुहर से भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि जो अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा लोथल, कालीबंगा रंगपुर, कालीबंगा मोहनजोदड़ो, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ए इज राइट आंसर, कालीबंगा लोथल, कालीबंगा लोथल। 24 नंबर, हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो इस कारण से कैसा आकार मिलता था? हड़प्पा की सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने के कारण कैसा आकार प्राप्त होता था? देखिए जरा इस चीज़ को समझिएगा। हड़प्पा की सड़कें काफ़ी महत्वपूर्ण सड़कें हुआ करते थे और एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। इस कारण से हड़प्पा की सड़कों का आकार क्या आयताकार था, क्या वर्गाकार था, क्या वृत्ताकार था, या एक से अधिक? तो ये जो आकार था वह आयताकार था। कैसा आकार हो गया? आयताकार हो गया। कैसा आकार हुआ? जब काटता था तो आयताकार आकार हो जाता था। हड़प्पा की सड़कें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि उस समय के वाकई जो सड़कें थे वह बिल्कुल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तुकला का भाग रहे थे। नेक्स्ट देखिए जरा, हड़प्पाकालीन मोहरों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? मोहर का प्रमाण मिला है। मोहर में निजी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए, सरकारी विभाग में घोड़ा को चिन्हित करने के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पाकालीन मोहरे जो सील होते थे, सील्ड जिसे बोलते थे, मोहर, ये निजी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए इस मोहरों का प्रयोग किया जाता था। किस संपत्ति को? निजी संपत्ति को इस प्रयोग करने के लिए इस मोहरों का प्रयोग किया जाता था। कोलार की खान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कोलार की खान, तो याद रखिएगा कि जैसे रंगपुर का खोज किसने किया था? र से रंगनाथ राव। तो यहाँ क से कोलार, क से कर्नाटक। कोलार में, कोलार की खान कहाँ है? कर्नाटक में। और क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है गोल्ड के लिए, ठीक है। कोलार की खान क्यों प्रसिद्ध है? सोना के लिए। चलिए आगे देखिए, मेसोपोटामिया अभिलेखों में चर्चा किस संदर्भ में किया गया है? मेसोपोटामिया अभिलेखों में चर्चा जो किया गया है वो किस संदर्भ में किया गया है? नवपाषाण काल के संदर्भ में,
सिंधु घाटी के संदर्भ में, ऋग्वैदिक सभ्यता के संदर्भ में, उपयुक्त में से एक से अधिक। मेसोपोटामिया जो दजला फरात नदी के किनारे जिस सभ्यता का विकास इराक में हुआ था, यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 10,000 साल पहले विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से 10,000 साल पहले विकसित हुई थी। तो यह काल किसका था? नवपाषाण काल का था। यानी इस मेसोपोटामिया सभ्यता का जो आरंभ हुआ था, मेसोपोटामिया सभ्यता का जो आरंभ हुआ, इसका जो देन था वो नवपाषाण काल ही रहा था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किस सभ्यता से था? चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापारिक संबंध होते थे। मेसोपोटामिया वाले लोग सिंधु को एक नाम से जानते थे, मेलहुआ के नाम से। क्या कहते थे? इसे सिंधु नहीं कहते थे, इसे क्या कहते थे? मेलहुआ। किसके लिए यह मेलहुआ का प्रयोग किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता से लोग जो संबंधित होते थे उनके लिए मेलहुआ कौन कहता था? तो मेसोपोटामिया वाला मेलहुआ कहता था। चलिए 29 नंबर जरा देखिए। हड़प्पा में किस देवता का चित्र मिला है? हम लोग कर चुके हैं पशुपति का, केवल पशुपति का। हड़प्पा सभ्यता की जो धार्मिक मान्यता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन को, स्टेटमेंट को जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। धार्मिक मान्यता, तो धार्मिक मान्यता कोई आज का मान्यता नहीं है। ये धार्मिक मान्यता पाषाण काल से ही संबंधित रहे थे, क्योंकि पूर्व में जैसे आज हम लोगों ने अलग अलग इंपॉर्टेंस जो देखा अपने हिंदू धर्म में देवताओं के बारे में, उस समय पाषाण काल में मजबूत देवता के रूप में लोग बादल को समझते थे, क्योंकि इनके दिमाग में यह बात चलता था कि बादल जो था ये इतना मजबूत है, ये इतना स्ट्रांग है कि ये सूर्य को भी छिपा लेता है। और ये मान्यता सिंधु घाटी तक चला। कब तक चला? सिंधु घाटी तक ये मान्यता चला था कि सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण सबसे जो पावरफुल है वह कौन है? बादल है। धौंस कहा जाता था इसे। क्या कहते थे प्राचीन काल में? धौंस। इस देवता को क्या कहते थे? धौंस। बाद में जब धीरे धीरे लोगों को और नॉलेज आया तो इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बादल जो है ये कुछ समय के लिए ही सूर्य को छिपा पाता है, इसलिए नहीं, सूर्य जो ही है वही सबसे महत्वपूर्ण देवता है। बाद में फिर इसकी भी प्रक्रिया बदला और ऋग्वैदिक काल में जो आया वो 33 कोटि का देवता यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में चिन्हित किए गए। अलग अलग पर्यावरण के देवता बना दिए गए, पार्थिव देवता बना दिए गए, स्वर्ग के देवता बना दिए गए। ये सभी ऋग्वैदिक काल के देवताओं का प्रमाण आगे आके मिला। तो यहाँ पे जो समाज जो बना, जो धार्मिक मान्यताएं आए, तो ये धार्मिक मान्यताएं संस्कृति के बदलने के बाद ये धार्मिक मान्यताएं भी बदलते चले गए। ठीक है, यहां पे जो बात मेंशन किया जा रहा है कि हड़प्पा में मातृ देवी की पूजा किया जाता था और किसी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। सही बात है। हड़प्पा के लोग संभवतः बहुत जादू टोना में विश्वास करते थे। नवपाषाण काल में भी मैंने बात किया था कि लोगों को यह आशा रहता था कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता था, सिंधु से पहले भी। बाद में उपनिषद का विचार हो या आरण्यक का विचार हो, पुराण का विचार हो, महात्मा बुद्ध और महावीर के कर्मकांड विरोधी विचार हो, तो ये सभी विचारों में आत्मा है नहीं है, पुनर्जन्म है पुनर्जन्म नहीं है, यह जो थॉट जो है ये वर्तमान समय में भी ये थॉट क्या है हमारा बना हुआ है, एकेश्वरवाद का, बहुईश्वरवाद का। तो ये थॉट धार्मिक मान्यताएं उस समय भी बने हुए थे। जादू टोना की जो बात आता था, ये हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें विश्वास रखते थे। ब्लैक मैजिक पे भी, भूत, जादू टोना, ये सब पे इनको काफी ज्यादा, ये लोग उसमें ज्यादा डूबे हुए भी रहते थे, ज्यादा उसके बारे में चर्चा करते थे, जादू टोना और ब्लैक मैजिक को, क्योंकि ये बिल्कुल वर्तमान का ये हॉरर मूवी नहीं है। हॉरर मूवी बहुत पहले से चलते आ रहा है। तो ये हॉरर मूवी का जो जिक्र आ रहा है ये नवपाषाण काल से ही आ रहा है और उससे पहले से। हड़प्पा के लोग मृतकों को केवल दफनाते थे। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। कहां आप ढूंढ पाए इसमें जो मान्यताएं सही नहीं है? ए सही है, बी सही है। केवल शब्द दफनाते और जलाते दोनों थे। यहां से जलाने का भी हड़प्पा काल से शवों को जलाया और दफनाया दोनों जाने लगा था। ठीक है, ये कहना कि केवल दफनाया जाता था ये रॉन्ग हो जाएगा, जलाया भी जाता था। लोथल भारत के किस राज्य में अवस्थित था? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक डॉकयार्ड था, एक बंदरगाह था, और ये डॉकयार्ड बंदरगाह जो देख रहे हैं ये गुजरात में था।
और ये संबंधित किससे है? खंबात की खाड़ी से। किसे? खंबात की खाड़ी से। और ये किसका भाग है खंबात की खाड़ी? अरब सागर का, अरबियन सी का। अरब सागर किसका भाग है? ये भाग है हिंद महासागर का। हिंद महासागर भारत के दो भागों में बटा हुआ है, एक पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आगे देखिए जरा, यहां पे आगे क्वेश्चन करते हैं 32 नंबर। कौन सी संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी? आहार संस्कृति राजस्थान, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, इनामगांव संस्कृति, जारवे संस्कृति महाराष्ट्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कल वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इनामगांव का चर्चा किया था। ये प्रथम गांव था, ये प्रथम गांव था। और प्रथम शहर की जब बात आएगा तो कोलकाता का, जो मैप में आपने देखा भी था, क्योंकि पिछले वाले मैप को बिल्कुल मिसिंग ना कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट में आपके वीडियो में मेंशन किया हुआ है। आहार संस्कृति राजस्थान में कैसी संस्कृति है? ताम्रपाषाण संस्कृति है, यानी ये संस्कृति जो है ये कैसा संस्कृति है? ब्रॉन्ज, ये कॉपर 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 कल्चर है। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, इनाम गांव और जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये सभी किसके समकालीन रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रहे थे। 33 नंबर देखिए, किस शहर में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, बनावली। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। लोथल। हड़प्पा सभ्यता की इमारतें का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? बड़े बड़े इमारतें बने थे, इस इमारतों का निर्माण कार्य 4700 वर्ष पूर्व हो चुका था। कितने 100 वर्ष पूर्व? 4700 वर्ष पूर्व। हड़प्पा सभ्यता के किस हिस्से को नगर कहा जाता था? अगर आपने शुरू में किया होगा तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। हमने क्या कहा था कि जो एक ऊंचा भाग होता था और एक नीचा भाग होता था। ऊंचा भाग पश्चिम की ओर, ऊंचा भाग पश्चिम की ओर और नीचा भाग पूर्व की ओर। ऊंचा भाग जो होता था वो छोटा होता था और नीचा भाग जो होता था वो बड़ा होता था। ऊंचा भाग दुर्ग कहलाता था और नीचा भाग नगर कहलाता था। तो निचले हिस्से को क्या कहते थे? हड़प्पा सभ्यता में नगर कहा जाता था। नेक्स्ट करें 36 नंबर। हड़प्पा सभ्यता में बड़े भंडारगृह का अवशेष कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, एक से अधिक। तो ये जो अवशेष मिला है ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा काल में चट नामक पत्थर का उपयोग किया जाता था रत्न के रूप में, नालियां बनाने के लिए और राजकोष बनाने के लिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चट नामक पत्थर जो था ये रत्न के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। रत्न जो पहना जाता है तो इस रत्न का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा काल में। एक कार्लिन पत्थर था जिसको तराशकर मन के बनाए जाते थे। किस पत्थर को? कार्लिन पत्थर को। सर्वप्रथम 7000 वर्ष पूर्व कपास की खेती का प्रमाण मिला है। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में, राखीगढ़ी में, मेहरगढ़ में। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कपास की खेती का प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फ्रेंस क्या बनाए जाते थे? फ्रेंस के क्या बनते थे? फ्रेंस का क्या बनता था? मनका, चूड़ी, छोटे बर्तन। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंस जो होते थे ये आर्टिफिशियल चीज बनते थे। और बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल चीज का जो कारखाना था वो कहां था? ये था चनहुद्रो में। कहां पे? चनहुद्रो में। और चनहुद्रो कहां है वर्तमान में? ये मोहनजोदड़ो नहीं है, ये चनहुद्रो है। ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। और चनहुद्रो के पास कौन सी नदी बहती थी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो मनके जो बनाए जाते थे, मनके, ये मोती, मनके, ये आर्टिफिशियल मालाएं होते थे मनके। चूड़ी, बैंगल्स और छोटे बर्तन ये फ्रेंस के बनाए जाते थे। ठीक है, ये आर्टिफिशियल होते थे। हड़प्पा काल में कृषि कार्य के लिए किससे हल का निर्माण किया जाता था? हड़प्पा काल में लोहा भी नहीं था, स्टील भी नहीं था। जो हल भी होते थे वह किसके होते थे? हल जो होते थे वो किसके होते थे? वह किसके होते थे? लकड़ी के होते थे। किसके हल होते थे? लकड़ी के हल होते थे। ठीक है, और हड़प्पा काल में जो ये हल होता था किसका होता था? लकड़ी का होता था। बाद में इस भाग में लोहे का उपयोग किया जाने लगा था महाजनपद काल से। कहां से? महाजनपद काल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर। हड़प्पा कालीन नगर में खादिर बेत, हड़प्पा कालीन नगर में खादिर बेत नामक स्थान, खादिर बेत
नामक स्थान पर कौन सा नगर बसा हुआ था? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आप 6 to 8 में भी है, पीजीटी में है, टीजीटी में है, ये आप बिल्कुल एक ही कॉमन तैयारी आपकी हो जाएंगे। थोड़ा सा और आपको स्टडी करना होगा पीजीटी वाले लोगों के लिए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर इस तरीके के अगर आप कर रहे हैं स्टेटमेंट बेस और वन लाइनर बेस, तो आप बहुत अच्छे से इसको आप कर पाएंगे। तो ये जो खादिर बेत जो देख रहे हैं ये था धौलावीरा में, और धौलावीरा कहाँ था? गुजरात में। गुजरात का 2 महत्वपूर्ण स्थल, एक लोथल और दूसरा धौलावीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 43 नंबर। इनमें से हड़प्पा काल जो गुजरात राज्य से संबंधित रहा था, तो अभी चर्चा किया लोथल और धौलावीरा। कालीबंगा राजस्थान में। भोगवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? भोगवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये साबरमती की उपनदी है, साबरमती। बाद में आधुनिक भारत में साबरमती नदी का चर्चा आपने देखा भी होगा, महात्मा गांधी से ये नदी रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी से रिलेटेड है। इसी नदी के तट पे अहमदाबाद में, कहाँ पे? अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था 1915 में। कौन से आश्रम का? साबरमती आश्रम का 1915 में। जब आश्रम की बात आएगी तो 1915 में, और साबरमती की आश्रम की जब बात आएगी तो 1916 में। नेक्स्ट चलिए देखिए यहाँ पे, इनमें से सुमेल नहीं है। तांबा गुजरात, सोना अफगानिस्तान, बहुमूल्य पत्थर राजस्थान का, टीन कर्नाटक, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कोई? टीन का, टीन कर्नाटक नहीं, टीन था अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से। तांबा का जब जिक्र आता है तो तांबा था राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। सोना जो देख रहे हैं, सोना था कोलार के, कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। एक भी मैच नहीं है, एक भी मैच नहीं है, तो इस कारण से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस यहाँ पे हमको 5वां में दोनों डालना पड़ा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में चारों फैक्ट दिए हुए। तांबा, तांबा कहाँ से? तांबा हो जाएगा राजस्थान से। सोना कहाँ से? कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से हो जाएंगे? बहुमूल्य पत्थर हो जाएंगे गुजरात से, और टीन हो जाएगा अफगानिस्तान से। नेक्स्ट देखिए कि सिंधु घाटी से संबंधित युग है, युग, सिंधु घाटी से संबंधित युग है, काल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी से संबंधित जो युग है वह है आद्य ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, इनमें से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं था? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं, तो जो नहीं था वो ग्रीक की सभ्यता नहीं था। 48 नंबर जरा देखिए, शर्त गई किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह है अफगानिस्तान में। ठीक है, कहाँ है? अफगानिस्तान में। 49 नंबर देखिए, यहाँ पे 50 क्वेश्चन है टोटल। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को, क्योंकि यहाँ पे जो कब्रिस्तान मिला है एच आकार में। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिएगा यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले? इस क्वेश्चन आ भी गया है यहाँ पे, गुजरात में। टोटल हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया 50 क्वेश्चन। अगर आप लास्ट तक बने हैं, न्यू व्यूअर हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर आप कर देंगे। आप अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके का कुछ अगर कमेंट सुझाव देना है, या इस सेट से रिलेटेड अगर कोई बात मेंशन करनी है, तो आप ज़रूर उसे कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही आपको पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास से टेलीग्राम है, उसमें आपको डे टू डे प्रैक्टिस सेट का आपके पास सिलेबस भेज रहे हैं। तो आपके पास से प्रैक्टिस सेट भेज रहे हैं, तो सेंड करते हैं, तो आप जरूर वहाँ भी टेलीग्राम पे जुड़े रहें। ठीक है, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।